मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था, I have to earn 1,000 rupees per day. That was all which was there. There was no uniqueness, no USP, nothing. Around 2005 के आसपास ब्रांड भी अपना लॉन्च किया आर्यन वेदा. आर्यन वेदा क्यों होना चाहिए? वो बिफोर यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, तो थॉट प्रोसेस बताइए अपार्ट फ्रॉम द कमोडिटी पार्ट की. व्हाट वर यू थिंकिंग? I got into herbal hair oils, you know, कि वहाँ पे एक प्रोसेस होता है शीर पाक विधि. माई बॉटल हैड टू बी लेस देन 70-80 और मैक्स 100 रुपीज़. इससे ऊपर मैं 100 ml की बॉटल बेच ही नहीं सकता था. तो ये बिजनेस को आपने कैसे मॉडिफाई किया, कैसे पिवट किया, थोड़ी वो जर्नी बताइए. I was lucky that I had the team formed at the right time. I hired some good chemists, you know, who were working with the top companies there. Almost 25 of our products are all clinical trials done on humans, in vivo studies done, in which we have records, you know. अब 2015 तक आपने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए थे. और अब ऑनलाइन कब आए? नाउ विद ऑनलाइन कमिंग इन, हैव यू बीन एबल टू मेक दैट कनेक्ट विद द कंज्यूमर? आपने अपना डिफरेंशिएशन क्या सोचा कि आप क्या अलग कर पाओगे? हाय एवरीवन, मैं हूं कपिल थिरानी एंड दिस इज़ वन इन अ बिलियन, जहां हम लाते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स की कहानी जिन्होंने अपने सपनों को फ्लिपकार्ट के साथ उड़ान दी. और आज की कहानी है एक आईआईटी ग्रेजुएट की, जिन्होंने अपने पहले प्रोडक्ट को अपने हाथों से बनाया और वक्त के साथ बदलते डिस्ट्रीब्यूशन को समझना सीखा. प्लीज़ वेलकम हिमांशु चड्डा, फाउंडर ऑफ आर्यन वेदा, एक अफोर्डेबल आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स ब्रांड जो दिखाता है कि केमिस्ट्री और आयुर्वेद का कॉम्बिनेशन इंडिया में काम करता है. वेलकम टू द पॉडकास्ट हिमांशु. Thanks for calling me and it's a really pleasure being here. So, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए. आप कहाँ से हो, आपने कहाँ पढ़ाई की, क्या थी आपकी आईआईटी में लाइफ, और उसके बाद क्या किया आपने? एकदम शुरू से शुरू करिए, थोड़ा समझते हैं उसको. ओके, सो मैं टिपिकल दिल्ली मिडिल क्लास फैमिली बॉय एंड माय फादर ही वाज वर्किंग इन गोदरेज, और मेरी मदर एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे. फादर जो थे मेरे गोदरेज में केमिकल्स डिवीज़न में एक स्टेनोग्राफर थे एंड ही वाज वर्किंग इन दिल्ली. मदर मेरी एक पीजीटी हिस्ट्री गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी. क्लास 11-12 को पढ़ाते थे. सो सारा जो एक शुरू से एक माहौल था वो पढ़ाई यू नो कि कुछ बनना है. सो मैं और मेरी सिस्टर वाज 2 years younger to me, तो हम दोनों बस यही होता था. वी पास फ्रॉम DPS मथुरा रोड एंड वी ऑल्सो यू नो लाइक लाइक क्वाइट स्टूडियस ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि एक ही फोकस होता था कि कुछ करना है. जब मैंने केमिकल इंजीनियरिंग ली तो मुझे ये लगा कि भाई इसके अंदर बहुत सारी केमिस्ट्री होगी, लेकिन मुझे वहाँ जाके पता लगा इसमें तो कोई केमिस्ट्री नहीं है, यू नो, जस्ट फर्स्ट ईयर में था. एंड समहाउ जब मेरे फादर गोदरेज में थे, उन्होंने उसके बाद जब वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, तो उस टाइम पे एक हमेशा से ना एक वो था कि यार कुछ ना कुछ मैंने भी कुछ कॉस्मेटिक्स में ही करना है. क्योंकि जब मेरे फादर स्टोरी सुनाते थे मिस्टर AB गोदरेज की कि कैसे उन्होंने सोप से, शेविंग क्रीम से इतना बड़ा एम्पायर किया, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से एक होती थी कि यार हाँ यार कुछ मैं भी कर सकता हूँ और कुछ ना कुछ क्यों ना हम ये करें. लकीली सो कि मेरे फादर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली 1990 में. उस टाइम पे उन्होंने अपना केमिकल्स का ही बिजनेस स्टार्ट किया. और वही केमिकल्स जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं. थोड़ा सा और डिटेल में बताइए क्या केमिकल्स होते हैं, जो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, क्या बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने? ओके, सो फादर मेरे जो थे वो केमिकल्स डिवीजन में थे गोदरेज में. तो गोदरेज के कुछ केमिकल्स होते हैं, स्टेरिक एसिड, कोकोनट फैटी एसिड, पामेटिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड. ये बेसिकली सब क्रीम्स के बेस इंग्रेडिएंट्स है ये. और शेविंग क्रीम के बेस इंग्रेडिएंट्स है. तो उन्होंने उसी गोदरेज की एजेंसी लेके उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया. और जब ये शुरू किया तो टिपिकल एक जैसे एक ट्रेडिंग यूनिट था, यू नो, कि भाई 100 का आया, 110 का बेचा, यू नो, एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. और टोटल उनका जो टारगेट ऑडियंस था, जो क्लाइंटेल था, वो सब कॉस्मेटिक्स वाले ही थे. तो उस टाइम मुझे याद है मैं क्लास 10th में होता था. तो 10th के बाद बोर्ड के एग्जाम की जो छुट्टी मिलती है 2-3 महीने की, तो उस टाइम पे मैं पापा के साथ ऑफिस जाता था, जो उनका वेयर हाउस था सदर बाज़ार दिल्ली में होता था. तो मैं वहाँ जाके मैं वो डिलीवर करता था जो सारे बैग्स हैं रिक्शे पे, जो लोड करके 4-4, 5-5 बैग्स, और उसके ऊपर रिक्शे के ऊपर बैठ के आई यूज्ड टू गो टू ऑल दीज फैक्ट्रीज ऑफ कॉस्मेटिक्स. तो वहाँ से आई यूज्ड टू पीप इन कॉस्मेटिक्स में कि कैसे बनता कैसे है. शुरू जब आपने सोचा तो
प्रोडक्ट रिसर्च आपने कर रखी थी, Yes. बट देयर आर टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स, लाइक शैम्पू भी हो सकता है, सोप भी हो सकता है, Yes. शेविंग क्रीम भी हो सकता है, जैसे आप खुद ही बता रहे थे, Yes. मल्टीपल प्रोडक्ट्स. Yes. तो आपने कैसे नैरो डाउन किया कि आपको क्या बनाना है? Very ये very आप good, very बताइए. good. So ये this is also happened by chance only. जब मैं निकला इंजीनियरिंग से तो it was I think जून और जुलाई, Yeah. तो समर्स पीक पे थे. तो पापा ने कहा भी अब तो ये समर्स का तो इट्स नॉट द टाइम, सो यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर विंटर्स. नाउ विंटर्स व्हाट टू प्लान. Now that point of time, petroleum jelly, that used to be a hot selling thing. Yeah. And petroleum jelly was, I mean, like just a kid's play for me. Just 2-3 ingredients added in. There was some waxes, mineral oil, और petroleum jelly बन जाती थी वहाँ पे. Okay. तो like मैंने try किया, पहले बैच में मेरे से बन गया, and it was a very very simple thing to make. Now the only thing was that how do I commercially. ये मैंने अपने हमारा जो MIG फ्लैट था शेख सराय में, उसी किचन में ही वहाँ पे आपने अपने पतीले किचन में पहला प्रोडक्ट बनाया. यस. तो वहाँ पे उसे और उसमें बना के जो यूज़ भी किया, मेरी मदर ने यूज़ किया, मेरी सिस्टर ने यूज़ किया, सबने कि हाँ बहुत अच्छा है. तो जब आपने जैसे पेट्रोलियम जेली बनाई आपने, और ऑब्वियसली मार्केट में भी पेट्रोलियम जेली अवेलेबल होगी, तो आपने कुछ सोचा कि मेरा डिफरेंशिएशन क्या होगा? वॉज इट ओनली अ कमोडिटी प्ले जो आप प्ले कर रहे थे उस टाइम? वॉज इट अ डिफरेंट फ्लेवर? आई डोंट नो, मतलब इसमें और क्या होता है? तो आपने अपना डिफरेंशिएशन क्या सोचा कि आप क्या अलग कर पाओगे? कुछ डिफरेंशिएशन नहीं था उस टाइम. ओके. इट वाज जस्ट अ स्टोरी ऑफ सर्वाइवल. ओके. इट वाज जस्ट स्टोरी कि यार जो मुझे सैलरी मिल रही थी जो मेरे इंजीनियरिंग की, तो वो दैट वाज अबाउट 25,000 रुपीज़ पर मंथ. दैट वाज व्हाट आई वाज गेटिंग. तो मेरा बस ये था कि यार मैंने उसको बीट करना है. तो मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था कि आई हैव टू अर्न 1,000 रुपीज़ पर डे. ओके. दिनों की यार अगर मैं 5 दिन छुट्टी भी करता हूँ तो एटलीस्ट मैं 25,000 कमा रहा हूँ ना, सो आई विल बी एट पार. आपका ब्रेक इवन, मेरा ब्रेक इवन हो रहा है. दैट वाज ऑल व्हिच वाज देयर. देयर वाज नो यूनिकनेस, नो यूएसपी, नथिंग. और सिर्फ यूनिट इकोनॉमिक्स निकाला, सिंपल कॉस्टिंग निकाली, कि यार इतने का कंटेनर प्लास्टिक का जार, इतने का केमिकल, इतने की बल्क कॉस्ट, और दैट वाज आल्सो लाइक थोड़ा इंजीनियरिंग भी हेल्प किया, बिकॉज नॉर्मली लाइक कितनी डेंसिटी होगी उसकी, उस डेंसिटी से कितना वॉल्यूम बनेगा. तो दैट ऑल दैट आई डिड, लाइक कि कॉस्टिंग आ गई उसमें. एंड देन आई डिड अ मार्केट सर्वे कि जो कंपेरेटर्स है वो क्या रेट बेच रहे हैं. So the margin was good, it was almost a good GP, gross margin of 60-70%. Oh. So even with all the expenses added in, around say 40-50% NP था. तो जो आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने पेट्रोलियम जेली सोचा, एंड आपने सोचा कि जो मार्केट में लोग बना रहे हैं, लोग बेच रहे हैं, rather आप भी एक सिमिलर प्रोडक्ट बनाओगे. Yes. और वो प्रोडक्ट जब आपने इनिशियली किचन से बनाया, फिर किचन से फैक्ट्री का जो सफ़र था, थोड़ा सा उसके बारे में समझाइए, बिकॉज आपको पापा ने 50,000 रुपीज़ दिए थे. तो बट व्हेन ए न्यू फ्रेश ग्रेजुएट कम्स, उसको सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं रहता. किताबी ज्ञान रहती है, आपके ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपीरियंस था बिकॉज ऑफ योर फादर्स बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग. थोड़ा सा वो जर्नी बताइए, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. यस, सो ग्रेट क्वेश्चन. सो उस टाइम पे लाइक आई नेवर यूज्ड टू नो हाउ टू हायर लेबर. सबसे, और ना मेरे फादर को कोई एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो सदर बाजार में थे. नाउ इन अ रेजिडेंशियल एरिया लाइक साउथ दिल्ली, हाउ डू यू फाइंड लेबर देयर? इट वाज नॉट एन इंडस्ट्रियल एरिया ईदर. तो सबसे बड़ा चैलेंज था तो कहाँ पे है. तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो एक सुबह सुबह जैसे कहीं दिल्ली में होते हैं तो चौक पे लेबर होती है, जो बेलदार और ये होते हैं, चौक की लेबर. आपको जाना पड़ता है उधर, जाना पड़ता है. सो आई यूज्ड टू हैव अ स्कूटर, अ टू व्हीलर, अ बजाज चेतक दैट टाइम. तो उस पर लेके जाना मैंने. वहाँ से मैंने 3-3 बंदों को बिठा के स्कूटर पे फैक्ट्री लेके जाना, और उनको पर डे वेजेस पे. हाँ, ये मैं रोज़ करता था. उसके बाद वो रेगुलर हो गए, जो उनको पता था कि भाई यहाँ काम मिलता है. तो वो जो दिहाड़ी वाले बेलदार जैसे कहते हैं ना, वो वाले मजदूर, उनको लेके आता था. उनको सिखाया मैंने कि कैसे करना है. एंड in the place of machines, I did not have any machines that time. I mean, again, क्योंकि वो mindset था, जो देखा था वही. Now, I mean, I did not even understand कि कहाँ से मैं ये बड़े बड़े स्टील के vessels लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ. तो सिंपल मैं, again, there was a market called बर्तन मार्केट, दीप्तिगंज in सदर बाजार. I went there, I bought huge patilas there, और उन्हीं पतीला में I added all the waxes, oils. और टिपिकल वो LPG का स्टोव लिया मैंने. LPG के स्टोव में उसको गर्म किया, गर्म करके इट ऑल मेल्टेड. नाउ हाउ डू आई पोर दैट इनटू कंटेनर्स, सो देयर वाज नो. अच्छा, एंड इफ आई गॉट अ मशीन, बट अगेन देयर वाज अ नॉर्मल मशीन. अब वो मशीन में अगर मैं डालता था तो वो ठंडी हो जाती थी, तो नीचे से वो अगर प्रेस करते थे पेडल से, इट यूज्ड टू कम इन. सो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज कि क्या करें. देन ऐसे ही वो जैसे टिपिकल, आई वुड नॉट से जुगाड़, बट एक आया कि यार व्हाई डोंट आई डू इट इन अ केटल.
जैसे जो केतली होती है चाय वाली, so I put it in that. Wow. So ketli se then I started putting all these kind of petroleum jelly into those containers. Yeah. Wow. So that's how, and that was a very easy thing to do to all these guys, you know. And so there was no filling tables as such. So you know, I used to just take a plastic mat on the floor, और उस प्लास्टिक मैट पे उसको किया, एंड देन उसके बाद उसको फिर साफ़ किया, एंड आफ्टर दैट यू नो जस्ट एट रूम टेम्परेचर यूज टू सॉलिडिफाई. अच्छा तब क्या था, इट वॉज सेप्टेम्बर, इट वॉज नॉट वेरी कोल्ड, सो अभी ठंडी ना हो तो क्या हो, सो आई पुट एन एयर कंडीशनिंग देयर, यू नो, एक AC लगाया कि ताकि ठंडी जल्दी से हो बंदे, ताकि फटाफट मैं यू नो एक बैच में और बना पाऊँ वहाँ पे. सो दैट वेंट ऑन, एंड दैट वॉज माई लाइक, मैंने ब्लू हिल नाम रखा था उसका उस टाइम पे, एंड दैट वॉज गुड सक्सेस, एंड उससे मेरी एक थोड़ी सी पहचान बनी. अब ये वाला बिजनेस था, बट आज आप ये नहीं कर रहे हैं, आज आपका बिजनेस कुछ और है. Yes. तो ये बिजनेस को आपने कैसे मॉडिफाई किया, कैसे पिवट किया, थोड़ी सी वो जर्नी बताइए. Yes, so you know like I remember जब ये business कर रहा था तो it was just a one man show. You know, me handling factory, me handling sales, me handling accounts, finance, everything, you know. और तब मुझे लगा यार मैं अकेला कहाँ कहाँ भागूंगा, you know. Fortunately, so I got married. My wife, she also joined my business. She also started helping me कि मैं जब टूर ट्रैवल करता था तो वो पीछे फैक्ट्री देख लेती थी. All that helped. But I realized कि यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, you know. And then I started reading a lot about it. How do the big people do it, you know? How does Imami does it? How does Dabur does it, you know? तो देखा यार इनके पास proper teams हैं, you know. इनके पास proper sales team है, hierarchy है. And this was never taught to me in engineering. पता ही नहीं था कि कैसे ये teams बनाते हैं. But I learned it the hard way, you know, कि लोगों को रखा वहाँ पे, कई लोगों को रखा, धोखा दे गए लोग, मतलब यू नो उनको बोला कि तुम, और अगेन इट वाज अगेन वर्ड ऑफ माउथ ओनली. किसी ने बोला ये आदमी अच्छा है, रखा उसको, बोला कि करके आओ, देखा सारे मतलब यू नो लाइक प्रोडक्ट दे के आया वहाँ पे. और उस टाइम पे ना कैश इकोनॉमी बहुत चलती थी. आई मीन पूरा कैश आपने दिया वहाँ पे, और वो सारा वो कैश जो था उसने बैंक में नहीं डलवाया, वो अपने साथ उठा के ले गया. एंड यू नो लाइक यू डिडंट इवन गेट टू नो, आफ्टर 6 months यू गॉट टू नो कि जब आपने पूरा अकाउंट देखा, उसका रिकनसाइल किया कि यार ये तो पैसा कहाँ है सारा. मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो 90s 2000s पे बने हैं, हर किसी की ये स्टोरी होती है कि किस तरह से किसी ने, मैंने पैसे दिए, वो पैसे लेके चला गया, बीच में मेरा स्टाफ पैसे ले गया. एंड ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग, फाइंडिंग द राइट पीपल, आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग होता है. तो एक तो इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, एक ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मतलब भरोसे का आदमी है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो. तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी इंसाइट है. लेकिन आजकल ये काफ़ी चेंज हो रहा है विद डिजिटाइजेशन, विद सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. नाउ पीपल आर फाइंडिंग इट मच मोर ईजियर टू फाइंड द रियल ट्रस्ट पार्टनर्स थ्रू सिस्टम्स एंड थ्रू टेक डेवलपमेंट. Correct. But I would still say, in fact, in spite of all these new techs coming in, abhi bhi you still have bad debts, you know. Oh yeah, correct. I mean in online, you know, all these some kind fake returns and all that. वो भी सब है ही सब चीज़ें, you know, like. और ऐसे ट्रेड में भी है. तो I mean you have to account for some part of maybe 2%, 3% as bad debts, and that we do it also, you know, like because otherwise, you know, you'll keep on chasing, you know, like, and keep on spending the good money just to chase the bad money. So वो normally we keep that, you know, and और वो हमने देखा कि it actually helps and gives you that kind of peace of mind कि यार जो मेरा था वो मेरा है, जो नहीं है मेरा वो उसके हक का है. कोई मैंने पिछले जन्म को उसका देना होगा, ले गया, you know. That's it. Nice. आपने पीस बना लिया उसके साथ. Yes, absolutely. I mean that's how you can grow. Otherwise, you know, like you'll spend a lot of your energy just running around those people and not going reaching anywhere. Correct. So that point of time, again, I was lucky, or again, I would say it's manifestation that I got one of the ex-Unilever guys, you know, who was very senior, who had led Unilever in Unilever Nepal, Unilever East, Northeast, you know. And I got hold of him. He came here and he showed me that how a structure is made, you know. And you hired him, or आपने I hired him. No, I hired him, and again I hired him through word of mouth, you know. And my father was not at all in favor of that, you know. वो कह रहे हैं यार तू क्या कर रहा है, you know, this is not, you know, I mean he foresaw that, you know, that okay, अगर इस team की cost इतनी होगी, you know, like again there's a cost to sales ratio for a sales team. So he said, you know, what will you end up making, you know, like whatever is your NP, and if that entire NP is going into maintaining this team,
बट आई सेड कि पापा अगर मान लो मैं नहीं करता ये, how I'm going to grow? I mean, I can only grow as much as you can spread, or I individually can go. I cannot go in every state, not possible, and not constantly keep on, generating orders and replenishing them regularly. Possible ही नहीं है ये तो मेरे लिए करना. उस टाइम पे it was a tough call, very very tough call, you know, because मैंने खर्चा जब लगाया, almost मेरे को cost to sale ratio जो पूरी आ रही थी टीम की, it was almost 20%, and my margins were not more than 25%, my NPs, you know, तो मेरे को यार मेरे को I'll be just on the and at coming the from edge. a 25% margin to a 5% margin हाँ. is something which would hurt. आपको scale को कम से कम 4-5 गुना करना पड़ता, वरना आप same volume ratio में आ नहीं पाते. तो वो that was a huge call, you know, कि but मुझे था कि अगर मैं नहीं करूँगा I cannot grow. तो आप सैचुरेट हो जाते मैं सैचुरेट हो जाऊंगा, and I could see that, you know, and that was a time when the distributive character of Sadar Bazaar also had started shaking. The VAT regime had started coming in, you know. I think this year 2010, 2012 VAT आ गया था, और it was a uniform structure of duties all over India, you know. पहले ऑक्ट्रॉयज होते थे, अलग अलग से होता था, वो CST फॉर्म्स होते लगते थे, you know, अगेंस्ट इंटरस्टेट में. वो सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो गई थी. स्टैंडर्ड वैट आ गया था, एंड ऑल द कंपनीज नाउ ऑल्सो दे स्टार्टेड पुटिंग इन डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ऑल द स्टेट्स. जो पहले जो दिल्ली का सदर बाज़ार वाला एक जो डिस्ट्रीब्यूटर कैरेक्टर था, वो धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो गया था. एंड आई कुड सी दैट हैपनिंग, कि मैंने कहा अगर वही प्रोडक्ट किसी को वही रेट पे, अगर एक मान लो पटना जैसे सिटी में या लखनऊ में या मुजफ्फरपुर में या यू नो लाइक किसी एक इंटीरियर में मिल जाएगा, तो कोई क्यों दिल्ली लेने आएगा वहाँ पे? उसको तो वही मिल रहा है वहाँ पे. And ultimately, that was a disruption which happened, and it happened in just 1 or 2 years. And I was lucky that I had the team formed at the right time, you know. And with that, we opened up north, because जो हमारा strong area था, we opened up north, we opened up east, a little bit of central, MP, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan. तो धीरे धीरे हमने शुरू किया इसको करना. एंड एट द सेम टाइम, यू नो, मैंने आई थिंक एक पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ रह गई, अराउंड 2005 के आसपास मैंने दूसरा ब्रांड भी अपना लॉन्च किया, आर्यन वेदा. पहले मेरा ब्रांड निम्सन करके था, और उसके बाद फिर मैंने आर्यन वेदा लॉन्च किया, बिकॉज Nimson was, you know, a very much of a, I mean, because a lookalike kind of a brand, you know, it was a, कि जो भी था, it was all inspired by all multinational brands, like everything. So वहाँ पे मुझे ना ये तो लगा कि यार मैंने पैसा तो बना लिया, लेकिन ना पहचान नहीं बन पाई मेरी. आर्यन वेदा क्या होना चाहिए, लाइक आर्यन वेदा क्यों होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वो बिफोर यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, वो थॉट प्रोसेस बताइए, अपार्ट फ्रॉम द कमोडिटी पार्ट की, व्हाट वर यू थिंकिंग? So coming from chemical engineering and background, I could understand, you know, that the chemicals which I'm using, ultimately they will create a havoc on the skin on the long run. I could see that, you know, यार ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये ठीक नहीं है, ethically भी ठीक नहीं है ये, कि the kind of chemicals, like, you know, I mean, at that time I told you there was emulsification which was done by potassium hydroxide. Oh, wow. You know, and that was highly carcinogenic. बहुत highly alkaline, you know, लेकिन that was being used. और अगर आप क्रीम का pH देखते थे, you know, it used to be 10, 11, that kind of a pH, you know. That scale high. That's हाँ, and people, they used to use it, you know, and they used to get that kind of instant fairness or instant vanishing cream kind of an effect. और तो मैं कह कहीं ना कहीं तो यार, and everybody, even the top brands, they used to use the same formulation. The top brands of India, you know, वही सब सारी same formulation थी. Then it made me realize कि नहीं यार, I have to do something different which is really good, which, you know. Then I started studying Ayurveda. What do you mean by studying? Like आपने क्या किया? So, you know, like one was getting into a regular course, a BAMS course. Oh, it was actually you enrolling into a course and going I wanted to do that, you know, but लेकिन उसके लिए only the tough part was that it was not available a part time. I had to actually give up business, stay there, you know. So what I did, there's a government college in Himachal by the name of Ayurvedic College, Paparola. It's a place in. So I hired some Ayurvedic doctors from that place in my factory who were undergoing an internship program. You know, so 5-5.5 साल का कोर्स होता था वो, और 1 साल की इंटर्नशिप होती थी. तो जो इंटर्नशिप टाइम में मैंने उनको अपने साथ हायर कर लिया पार्ट टाइम, कि यार तुम मुझे बताओ कि तुमने कैसे क्या तुमने वहाँ सीखा, कैसे किया. तो उनके साथ 2-3 साल लग के मैंने रिसर्च करी, और मैंने उनसे समझा कि कैसे जो पूरे ये इंग्रेडिएंट्स हैं कैसे उनको लिया जाता है, हाउ टू बैलेंस, यू नो,
And because again, Ayurveda, it's a very technical science. You know, you have to. yeah. It's not as if you can just mix any trending ingredient into anything just to create anything. You have to balance it out. You know, कि अगर कोई ना कोई चीज़ अगर like with a hot taseer, so you have to mix it something with a cold taseer, so that it does not really create any kind of a bad effect on your scalp or on your skin. So वो मैंने सब study किया, how to get the extracts made, how to क्या शीर पाक विधि क्या होती है. Then there are certain books like Charak Samhita that I read, and then there's a Shushruत Samhita, वो पढ़ा मैंने, भाव प्रकाश निखंटू. These are all books which are again to do with how Ayurveda is helping you in skin care, hair care. All that I studied. उसमें से मैंने processes निकाले. I'm pretty sure this must be more complex than जो आप chemical engineering वाला कर रहे थे. That was a very simple equation, no? Like how आपने घर के उसमें yeah, पतीले this बना plus लिया था. this and this. But now with all this organic chemistry coming in, and that now to be put in with the chemicals, वो cream में डालता था, cream पूरी फट जाती थी, पूरा it used to break. Because all these the polysaccharides and the oligosaccharides of all these things, they used to behave very differently than a normal chemical product. Now, how do you actually balance? How do you kind of mix the two? That was a huge process. I hired some good chemists, who were working with the top companies there. I hired them part-time. And you're talking about 2005, 2006, right? Yes. तब तक आयुर्वेदा का penetration in regular skincare was still not like perceived as aspirational. आज तो कैटेगरी काफ़ी बदल गई है, आज सबको पता है उसके फ़ायदे क्या. तब तक उसकी पोजिशनिंग स्टिल काफ़ी मासी या नॉन प्रीमियम कैटेगरी में आती है. Correct. तो आप जहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट चल रहा है जिसमें आप लुक अलाइक्स बना रहे थे या फिर आप वो बना रहे थे जो कि मे बी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्ली मास प्रोडक्ट हो, वहाँ से यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरीज, ब्रांडिंग, क्या बनाना है, लाइक वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स रहा होगा. एंड यू हैड टू नैरो डाउन ऑन वन थिंग. लाइक आयुर्वेद तो बहुत बड़ी किताब है, आपने खुद ही अभी 4-5 किताबों के नाम ले लिए. वहाँ से जीरो डाउन करना, लाइक इफ आई वांट टू मे बी डिग डीपर इनटू वन प्रोडक्ट, आपने क्या सोचा, वो प्रोडक्ट पे आपने कैसे रिसर्च की, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, एक के बारे में, ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड कि अगर कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है तो कैसे जाया जाए उसके बाद. Great. So again, again that time also there was a dilemma, similar kind of dilemma कि यार क्या बनाएं. और जब बनाने बैठते थे तो ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो, and like उसका ये बिक रहा है तो मार्केट में डिमांड है. एंड मार्केट ऑल्सो यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली गिव मी फीडबैक कि फॉर एग्जाम्पल आई मीन शहनाज हुसैन का ये क्रीम बिक रहा है, इज डूइंग वेरी वेल. बायोटिक का ये चल रहा है, एंड लोटस हर्बल्स का ये चल रहा है. सो लाइक यार ये बना लो, दिस इज समथिंग विच इज़ रियली डूइंग वेल इन सैलॉन मार्केट. बट वॉट एक्चुअली टू मेक? एंड वंस आई यूज्ड टू सी द प्रोडक्ट, एट टाइम्स विदाउट नेमिंग एनी ऑफ द ब्रांड्स है, अंदर तो वही केमिकल है, बोलने को ये हर्बल है, बोलने को ये है, अंदर तो वही सेम चीज़ है जो मैं इतने सालों से बनाता आ रहा हूँ. सो हाउ टू क्रिएट दैट. रिसर्च नहीं कर रहा था, मेरे को लगता है ये काफ़ी बड़ा गैप होगा पूरी इंडस्ट्री में, बहुत कोई रिसर्च नहीं कर रहा था. सो I would tell you an instance, like my factory was in Okhla, and one of the very big brands, used to be, the biggest brands at that time in the herbal industry. They were my neighbors, just 4 factory away. So in the daytime, there used to be a lot of media coverage in their front of their factory, all fruits and vegetables coming, कि देखो जा रहा है, and they used to be one of good exporters of cosmetics at that time. And रात को, because I used to work till late in factory, used to be till 10:30, 11, I used to be there, तो रात को वही जो फ्रूट सब्जियां जो अंदर गई थी वही ट्रक भर के वापस निकल रही होती थी. इट वॉज जस्ट आई वॉश, कि है. तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, एंड आई यूज्ड टू सी दैट हैपनिंग. तो मैं कहा दिस इज टोटली अ काइंड ऑफ आई वॉच इज हैपनिंग. बट एंड so-called, it was a beauty diva and things like that, so all that was there. But then I thought कि नहीं यार, अगर करना है तो genuine काम करना है, नहीं तो नहीं करना है यार, नहीं तो फिर जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं ना, क्यों इसमें इतना और अपने मगजमारी करनी. Then I got into कि यार अगर मैंने create करना है तो first product I thought was of hair oil. And that point of time I understood कि जो hair oil category है अभी, चाहे आंवला oil है, चाहे cool oil है, इस पे मैंने देखा nobody is offering any kind of a cure. Everybody is telling shiny hair,
एवरीबडी इज सेइंग डार्क हेयर, सिल्की हेयर, लेकिन कोई क्योर की तो बात ही नहीं कर रहा. How is it actually helping you with any of your dandruff problems or hair loss problems or any kind of itchy scalp problem? ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा. Then I thought कि यार why don't I take an Ayurvedic license with this product? अभी तक मेरे पास cosmetic license था, इसमें सिर्फ cosmetic. Why don't I take a cosmetic Ayurvedic license? Ayush. Yeah, Ayush, yeah. And that was the time it was just evolving. All these so-called the herbal brands, everybody was making a cosmetic license. And there was no distinguishing. There was nobody who was actually able to distinguish. Then I thought, why don't I create an Ayurvedic medicine with this, So uske baad the first product I got into was oils. Okay. I got into herbal hair oils, कि वहाँ पे एक प्रोसेस होता है शीर पाक विधि. उसके अंदर हर्ब्स को, क्या होता है ये? हाँ, तो पहले उसमें हर्ब्स को आप पहले दूध में पकाते हैं उसमें. और उसके बाद आप दूध में उसको बॉईल करते हैं. और उसके बाद जब एक्चुअली जितना भी दूध है अगेन हैज़ अ फैट पार्ट एंड इट हैज़ अ वाटर पार्ट. सो ऑल द वाटर पार्ट यूज्ड टू evaporate and ultimately जितना भी extract होता था उसका herbs का, all that used to come into the oil part of the of the milk, So दूध का जो oil है उसमें ये blend हो जाते थे. Yes, and then after that this extract used to be, then after that used to be put into till oil. फिर तिल ऑयल में उसको करते थे so that जो उसका एक्सट्रैक्ट उसमें मिल्क फैट में है वो आपके अब तिल ऑयल में आ जाए. एंड देन दैट यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ अ मास्टर बैच जो बन जाता था पूरा एक्सट्रैक्ट्स का, और ये बहुत कम लोग कर रहे होंगे इंडिया में. हार्डली 1 or 2 ब्रांड्स कर भी रहे होंगे तो वो बेच नहीं पा रहे होंगे बहुत ठीक से कि उन्होंने सेलिंग वेलिंग नहीं की होगी. एग्जैक्टली. सो अब मेरा ये चैलेंज था कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, and since my target audience was all mass market, I had to even bring in the cost factor into it. I cannot really sell it, for maybe 400 rupees or 500 rupees a bottle. Ultimately, my bottle had to be less than 70, 80 or max 100 rupees. इससे ऊपर मैं 100 ml की बॉटल बेच ही नहीं सकता था. मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, मेरी जो सेल्स टीम है, वही हाथ खड़े कर देते थे कि नहीं सर ये तो हमसे बिकेगा ही नहीं, ये तो हमारे कस्टमर के पास पहुंचेगा ही. तो वो भी बैलेंस बना के रखना वहाँ पे. ये एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू डू क्वालिटी प्रोडक्ट. ये कोई भी आप किसी से पूछोगे कि ये तो कोई मन से तो बोलेगा नहीं कि मेरे को ख़राब क्वालिटी बनानी है, बट जो कॉस्ट फैक्टर आता है उसको वो बैलेंस नहीं कर पाते. अपने रनिंग कॉस्ट कम रखना, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रखना, राइट फॉर्मुलेशन बनाना, राइट स्केल अचीव करना. कैन यू एक्सप्लेन हाउ शुड वन थिंक अबाउट इट? लाइक अगर मुझे कॉस्ट पे कंट्रोल रखना है ताकि मेरा फाइनली प्रोडक्ट जो राइट क्वालिटी का बने और बढ़िया क्वालिटी का बने, तो हाउ डज वन थिंक? बिकॉज आपका प्रोडक्ट क्लासिक एग्जाम्पल है. यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट chemical processes which are much simpler, much easier, much cheaper versus the process that you explained, boiling the milk with herbs, taking out the oil from that, putting in the till oil and then figuring out the master batch और उसको फिर पैकेज करना is much more costly process. तो वो cost control कैसे किया आपने? Yeah. So again, I think one was my purchase, because always I used to buy from the source, whether it was the herb, I used to make sure I was buying from the Kisan directly. अब मिलते कहाँ हैं? First of all, my initial was from Khari Bavli. Okay. But then I got to understand कि कहाँ पे source है, कौन सी हर्ब कहाँ से है. जैसे कई हर्ब्स की सोर्स हिमाचल थी, वो वहाँ से ली. कईयों का MP में था, कईयों का केरला से था. So I like, and there used to be certain middlemen, who used to be between us and the Kisan, तो उन्हीं से डायरेक्ट हमने लेना शुरू किया वहाँ पे. तो that was a huge thing. उससे हमारे को एक तो चीज़ बिल्कुल प्योर मिली और कॉस्ट बहुत हमारे को सस्ती मिली हमारे को. सेकेंडली अबाउट द इंग्रेडिएंट लाइक कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल, ये भी मैंने डायरेक्ट जो मिल्स हैं जहाँ पे एक्सट्रैक्ट पूरा होता था वहीं से लेना शुरू किया मैंने वहाँ पे. देन वाज लाइक द अदर इंग्रेडिएंट्स गोइंग इनटू द बेस, वो भी मैंने डायरेक्ट वहाँ पे जहाँ डायरेक्ट वाला पार्ट है जो आपने एज मच एज पॉसिबल आपने वर्टिकली इंटीग्रेट करने की कोशिश की. ये यहाँ पे किया. पैकेजिंग में व्हाट आई डिड, दैट मैंने सारे मोल्ड्स अपने बनाए. So I was not just buying from any third party guy, जिनका अपना मोल्ड था. I got all the molds done in my designing with my design registration, everything. And वहाँ पे वो सब molds को बना के मैंने उनको job work पे चलवाया, so that I just used to pay them a conversion price, Correct. तो जो भी उसका plastic granule या PET granule था, that I used to buy for them and ultimately I just used to them per kg
conversion. उन्होंने and कितना मैंने बनाया बॉटल इतना रॉ Exactly, मटेरियल्स मेरे, आपने पर exactly. बॉटल का एक कॉस्ट उनको दे दिया. Yes, so that way, like working backwards, that helped me with the unit economics. So that's how I, was able to give a kind of a right value for money. और मैंने, I mean, अच्छा कह लो बुरा कह लो कि मैंने कोई ज़्यादा उस टाइम पे ना ATL BTL एक्टिविटी नहीं की मैंने. It was not much of media blitzkrieg I did. All I did was, like certain kind of product launches, तब न्यूज़पेपर में छोटे छोटे ना प्रोडक्ट लॉन्चेस के सेक्शन आते थे. वो दे दिया मैंने वहाँ पे. या फिर मैंने किसी को, जैसे शॉप्स किसी की हैं, उनको डीलर बोर्ड दे दिया वहाँ पे. इस टाइप की छोटी छोटी एक्टिविटी करता था. देयर वाज नो मैसिव मार्केटिंग स्पेंड. आई कैन क्रिएट अ बेटर प्रोडक्ट एट अ मच चीपर. वो एक कॉन्फिडेंस था. कई बार वो एक कॉन्फिडेंस में ही मेरे को मार दिया. बिकॉज आई यूज टू रियलाइज व्हेन आई यूज टू सी एट द एंड ऑफ द ईयर, बट आई लॉन्च 40 प्रोडक्ट लॉन्च किए यार. एक प्रोडक्ट मुश्किल से चला. बाकी जो 39 प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री थी, लाइक मोल्ड्स भी मैंने अपने बना लिए. वो पैसे लग गए अपने. मैंने लाइक प्रिंटिंग भी करवा ली उसके इंग्रेडिएंट्स भी ले लिए मैंने. Now that gave me a signal कि यार what am I doing? यार तो मैं आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम कर रहा हूँ. एंड अल्टीमेटली, अच्छा एक टाइम ऐसा था कि ये जो बेवकूफ़ियाँ थी ना, ये बेवकूफ़ियाँ भी बिल्कुल कवर हो जाती थी. क्यों हो जाती थी? बिकॉज वॉट एवर वॉज सेलिंग वॉज गिविंग यू सच ग्रेट मार्जिन्स कि ये आपके अगर साल का आपका कुछ 1 लाख का आपका अगर एक ये इन्वेंट्री आपकी ख़राब भी हो रही थी ना, जो हम इसको कबाड़ में बेचते थे, स्टिल यूज्ड टू मेक मनी. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब कोई बिजनेस जो खुद प्रोडक्ट्स बना रहा है कि ये डिसिप्लिन लाए कि टॉप सेलर्स को मेंटेन करे, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको निकाले, साथ में राइट पेस से इनोवेट भी करते रहे. ये बैलेंस फाइनली इक्वेशन की आपने बनाई. इसकी बीइंग एन इंजीनियर आई थिंक आई कैन रिलेट. आई नो कि कैसे किया आपने फाइनली. अभी आपकी क्या फॉर्मूला है? लाइक हाउ डू यू थिंक अबाउट इट राइट नाउ? अब आपने प्रॉब्लम्स तो देख लिए, कैसे देखते हो आप इसको अभी? नाउ I think looking back, that there was I would say that's a complete blunder I did, like कि यार मतलब, I mean, once you are giving birth to a child, it's not just giving birth to a child. You have to see how do you nurture him, how do you make him grow for the next 5 years, 10 years, 20 years. कुछ तो प्लान हो. कुछ प्लान ही नहीं था. मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ये बना दो, वो बना दो, ये बना दो, एंड देन एंड ऑफ द डे यार ये तो नहीं चल रहा. एंड द फर्स्ट वॉज व्हाट यूज्ड टू हैपन वॉज कि जब वापसी आती थी ना, द रिटर्न्स, बिकॉज every thing has an expiry. वो जब when it used to come back, oh my god, it was a what do you do with these products, and you ultimately I had to road roll them. मतलब रोड रोलर मंगवाते थे हम, जो I swear रोड रोलर जो सड़क बनाते हैं ना उसको, and we used to hire them. And outside of Delhi, we used to just put all the products, on a field or some kind of a road. उसको रोड रोल कराते थे, क्योंकि अगर हमने प्रोडक्ट मार्केट में दे दिया वहाँ पे, फिर दोबारा से वापस आ जाएगा कहीं ना कहीं से. So we used to crush the entire thing, and that's how we used to kind of get rid of it. But now finally you have a discipline around it. Is there a process which you follow around? How do you create new products? Yes. Maybe phase out older products. Yes. सब अपने साइंस में. Great. तो अब थोड़ा सा मूव करते हैं. अब 2015 तक आपने काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए थे. और अब ऑनलाइन कब आए? हाँ, great. So online I came somewhere around 2012-2013. Okay. When just Flipkart and Amazon were just coming on the scene. They start हुए. And that time Flipkart, if you remember, it was all about books. Yeah. Books used to sell, कि some of our friends used to tell me, तूने कभी Flipkart से books मंगवाई है? It used to be like, as if you have a Facebook account, तूने कभी Flipkart से books मंगवाई है? So it like something you are trending, कि या मैंने तो नहीं मंगवाई है कभी, कहते कभी मंगवा के देख, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छी बुच्ची बुक्स है वहाँ पे. अच्छा अगर ठीक है, ओके, तो मंगवाई ऐसे अब तो किड्स वर इन स्कूल, तो उनके लिए कुछ स्टोरी बुक्स वगैरह मैंने उस टाइम मंगवाई वहाँ पे. But I never could imagine, that this is how big it will become, or how I listed in Flipkart. So I had an export guy. We are into doing exports also. तो export manager को बोला, यार ये तू ही कर ले यार, इसमें listing कर दे. I mean, not much of a thing. And he just did it normally. And जब ये चीज़ हो गई, normal, and we know not even really close to like monitoring on a daily basis, क्या sale हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा. And then after that 2017-18, like I had a common friends जिनसे हम मोल्ड बनवाते थे, and तो आप 2012 से 17 तक बहुत इनएक्टिव से थे ई-कॉमर्स में. Yeah, एकदम, so it was पैसिव लिस्टिंग आपने कर दी थी. Yes. So it was not something, we were not even monitoring it. हो रहा है धंधा, हो रहा है नहीं हो रहा. It was not at all,
2017, you know, like my suppliers who were telling me, कहता है यार ये all these new brands have come in यार, why don't you do something, you know, they are selling like hot cakes. तो मैं कहा कितना बेच रहे होंगे यार, महीने का 5,000 बॉटल बेच रहे होंगे. कहता नहीं हिमांशु, all these brands are doing 50,000 60,000 bottles. So I said क्या बात कर रहे हो यार, I know these are all the new brands who were just coming up in the cosmetic sector around that time. मैं कहा यार really, and that time I तो अच्छा उस टाइम आपके दोनों ब्रांड्स चल रहे थे? दोनों ब्रांड्स चल रहे थे, एंड बट चल रहे थे नहीं चल रहे थे ऐसा ही था. लाइक नो, आई मीन माय मेन फोकस वाज ऑलवेज ऑफलाइन बिकॉज दैट वाज माय ब्रेड एंड बटर. उस टाइम पे भी हम फिर नहीं पकड़ पाए उसको, यू नो, लाइक वी वर नॉट एबल टू गेट द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट. Abhi tak we was all again into the mass market, and that point of time nobody was buying, you know, a 100 rupee product or 150 rupee product. People were buying 300 400 product. So it was, you know, like अगर हमें यही था यार ये हमारे लिए नहीं है, ये तो उन महंगे वाले प्रोडक्ट्स के लिए है, दिस इज नॉट फॉर मी. देन वेरी इंटरेस्टिंग कि चैनल के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज करना अगर आपने नहीं किया, शुरू में आपने थॉट नहीं दिया, देन माइट बी योर लॉन्च माइट बी वेरी डिफिकल्ट. You have to keep at it. Finally, you will innovate to figure out where do you have to go. But I think this entire process, आप बताइए, क्योंकि मेरे को लगता है ये काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी काफ़ी लोगों के लिए कि ये एक चैनल है, जैसे आपने बताया 70 रुपए का प्रोडक्ट, 100 रुपए का प्रोडक्ट आप ऑफलाइन में बेचते हो, बट ई कॉमर्स में बेचना पॉसिबल नहीं है. देन हाउ डज वन थिंक अबाउट इट? तो वो थोड़ा अपना पूरी जर्नी. सो नाउ, यू नो, लाइक आर्यनवेदा, वी थॉट बिकॉज आर्यनवेदा ASPs वर 250 300. लेकिन आर्यनवेदा में चैलेंज क्या आता था कि हम वहाँ करते थे, एंड व्हेन वी यूज्ड टू वर्क आउट आवर यूनिट इकोनॉमिक्स, वी नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, यू नो, कि हमें कुछ बच नहीं रहा. और द मोमेंट वी यूज्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, देन द ऑफलाइन यूज्ड टू शाउट अ लॉट कि यार आप उसमें डिस्काउंट दे रहे हो, हमें तो इतना डिस्काउंट नहीं दे रहे. अवर टीम यूज्ड टू रियली कम बैक टू अस. तो यू नो, लाइक इट वाज अ काइंड ऑफ अ फॉरबिडन जोन फॉर अस कि यार इसमें क्यों करना है यार, क्यों पंगा लेना है, इसको दूरी रखो. Then I thought of another thing कि why don't I launch another brand only for online. So again I researched for 1-2 years. I came up with a brand called Cosmeto Food, edible cosmetics. Okay. Cosmetics you could apply and you can eat also. Oh wow, it's a huge trust market. Huge trust market, and I burnt a lot of money in that. You know, बहुत मैंने उसमें पैसा खर्च किया, and the products were fantastic. And but only thing again that stupid thing कि पूरी भीड़ लगा दी मैंने. Around I have launched, I think around maybe 60-70 products. Wow, 60-70 cosmetic products. Yeah, you know, in that range. And again, you know, like massive, उसमें facial kits भी निकाल दी, again cleansers, and face masks, scrubs and everything. Again, and they're very expensive products, you know, like I MRP उनका रखा मैंने 1,500 rupees, 1,200 rupees. Again, a blunder, you know, because वो product इतना महंगा भी नहीं बिकता. Again, we could not understand that कि यार वहाँ पे launch किया online में, बिका नहीं. तो I was like, you know, that this is a unique concept, you know, this is organic, this is EcoCert certified, this is, you know, and I'm using, you know, even something you can apply on your skin, you can eat also. I used to, you know, like in exhibitions, I used to scoop out and eat it myself in front of people. Yeah, देखो, it's all natural, it's all safe. Product made with blueberries, product made with marshmallows, product made with pineapple, you know, and superfoods like chia seeds and all that. बहुत research की उसमें मैंने. और उसके research आप आज तक आप ही करते हो? Yes, I mean unfortunately अभी I have taken a back seat, honestly, you know, because वो कीड़ा इतना ज़बरदस्त होता है ना कि वो है ना यार, it's very difficult to subside, you know. I think the engineer in you is talking a lot. I swear. So वो अपने आप को बहुत subtle किया मैंने अभी, you know, because I understood the kind of mistakes which they're doing. I used to be guided by my mentors, you know, कि यार तू गलत कर रहा है, but मुझे लगता है नहीं यार, इन्हें क्या पता यार, मुझे पता है ना, धंधा मैं संभाल रहा हूँ, मैंने धंधा बनाया, इनको क्या पता है यार. But in hindsight I see कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की वहाँ पे. So again, that product, you know, I spent several crores in that project, but could not take off. So again, a learning कि यार नहीं यार, not everything or all that glitters from a distance is not gold, you know. तो मतलब, और वही था उस time पे. I was impressed with this foreign brand called Lush. It's a Lush cosmetics again. It's a very beautiful brand. So I went to US, I studied that. और same मैंने उसके सारे products को ना, there was a jelly soap,
Then there was organic soap, you know, This was without any. 2017-18. This is 17, 18, yeah, I launched Still that. e-commerce had not gone to that level जो आज acceptance है. Yes. I don't know whether I was ahead of its times, you know, like, or I was just, I mean, I would say not focused and just, you know, like, kind of moving left, right, and center, and not really understanding the dynamics, you know, like more driven by my passion, but and my gut, कि यार ये कर लो, but not understanding that what financial implication it would have, you know. बट ई कॉमर्स में एक चीज़ काफ़ी इजी होती है लोगों के लिए. जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो उसका इमीडिएट फीडबैक मिलना, रिव्यूज, कस्टमर क्या बोल रहा है, तो उसने हेल्प नहीं किया उस टाइम पे बिकॉज यू वर लॉन्चिंग सो मेनी प्रोडक्ट, और या आपने शुरू से ही बहुत बड़े स्केल से लॉन्च करने की कोशिश की. Yes. वाज दैट समथिंग व्हिच यू कुड हैव डन बेटर मे बी? हाँ, तो now the thing was that now if you only have 2 or 3 products, you know, managing them, getting reviews, ratings, understanding, you know, getting a feedback. Correct. And then it's easier, you know, like, but when you're launching at this scale, launching so many products, you totally, you know, you are either into the factory making the product right, or you into in the sales, or you in the marketing. You cannot be at the right at all the places, and unfortunately I didn't have the right team with me. So ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, you know. Okay. And now I realize that now, you know, like, we have a marketing team, and I didn't understand marketing honestly, you know, like, and all I understood was here a great product will sell. क्यों नहीं बिकेगा यार? When I'm authentic about it, I'm really genuine about making my product. So why would it not sell, you know? So yeah, that's it. So फिर बताइए, फिर जब आपने ये ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश की विच वाज द अराउंड एडिबल फूड, उसके बाद कैसे किया आपने ई कॉमर्स में पेनिट्रेशन? So I understood कि यार ये तो नहीं चलने वाला, you know. So I took a back seat, और again, you know, like, उसको मैंने offline में ही निकाला from my existing team, and, you know, keep selling it, and then it's kind of died a slow death, you know. मेरे को ये समझ आ गया that something which is really consistent and persistent is my cash cow products, that's Nimson and Ayurveda. अब मैंने इन्हीं पे पूरा फोकस डालना शुरू किया. ओके. And then, you know, I understood कि यार हाँ, अगर if I was to not, you know, like, spread myself too thin and too wide on all the thing and just focus on a particular range, I'll be able to do well. So that point of time, I was introduced to a concept called business model canvas in Stanford, you know. Okay. So how to actually plan a product. So, you know, so then in business model canvas, you have the why of a product, you know, why are you creating it, the sales aspect, the creating aspects, you know, what's the vision of the product, where do you see yourself. So, you know, that gave me a lot of clarity. And again, the beautiful thing which happened during that time was that since me and my wife, we both did this course together, so our BTA, our business transformation advisor, she told us that why don't you kind of split these brands into 2, you know, like your wife handles one brand and you handle one brand, so that there'll be more focus, there'll be what are you bringing to the table. So far it was all a kind of an overlap of roles, overlap of KRA, KPIs, lot of arguments, lot of discussions, lot of fights used to happen. But I think that was a great step. One was getting introduced to BMC, that whenever we are launching a product, we used to hear everybody out, you know, whether it was my manufacturing team, my purchase team, my sales team, my distributors, you know, putting everything together on a single canvas, and then actually making sense that whether this thing is going to work out or not. So now I started understanding what is marketing, what is, you know, the science of launching a product. So that gave me I mean, it did come a little bit too late, but I think better late than never. So the new segment which everyone is talking about is quick commerce. Yes. Have you tried that? Are you experiencing quick commerce right now? Yes, So yes, quick commerce की journey बताइए, and I want to understand how are you thinking about the future, because future में काफी disruption आ रहा है. Yes. So आपका thought process बताइए इसमें. I think the way quick commerce is growing, you know, I think all I would say the big brands which are there, you know, they're also now really having their presence, and I think that's one sector which is giving them the maximum growth. Yeah. So that's one place I think we need to be having more focus on going ahead. And yes, so, you know, going forward, it will not just be humans, it will be delivering, you know, maybe you have drones delivering at the doorstep, as we've been knowing, and we've been seeing how really, you know, drones are just in about every sphere of life.
So thereby, I think yes, and we have to really pivot in a way that that kind of a brand recall is there, that kind of cost efficiency is there, and that kind of I would say the entire right from the procurement to the production to logistics to the delivery, everything is really kind of very well, I would say, optimized, to a level whereby the customer is getting the right value. Now it's quick commerce, but you never know what may come tomorrow. Correct. कुछ और भी आ सकता है, maybe like I don't know, can't even imagine, like maybe some robot coming to your doorstep or delivering or something like that, and how the things are changing. So I would just say that वो कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहान और भी हैं, सितारों के आगे जहान और भी हैं, और इश्क के और अभी इम्तिहान और भी हैं. तो दिस इज अ ऑनगोइंग थिंग, ये कभी खत्म नहीं होने वाला. दिस विल कीप ऑन गोइंग. दिस इज हाउ लाइफ इज, राइट? एक्चुअली कंसिस्टेंटली इनोवेट करते रहो, कंसिस्टेंटली न्यू चीजें देखते रहो, एंड दैट इज हाउ इट गोज. या आई थिंक एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे. आपने कस्टमर बताया, जो आप आज से अगर मैं पूछूं 2002-03 जब आप कस्टमर से बात नहीं कर पाते थे, नाउ विद ऑनलाइन कमिंग इन, हैव यू बीन एबल टू मेक दैट कनेक्ट विद द कंज्यूमर? हैव यू बीन एबल टू progress in that direction? Yes. So, so I would say that any product, like recently we launched glycerine, and in glycerine also, if you know, just a few days back, there was a lot of awareness, about some bad chemicals being used in, and kahin usme, because of that, a lot of people, they've had bad health also. So we've been making that thing very aware that this is without any of those harmful chemicals, getting those certificates done, So पहले ये सब ज़रूरी नहीं था. It was not a norm, I mean, I remember when we used to make a sunscreen about 20 years back. So there used to be a 1 meter, used to be called a BSF meter. वो बस BSF मीटर की रीडिंग्स आपको ना उसके अंदर मैच करनी होती थी, and you just used to show it to a drug office, a drug department, and you used to get an approval. Then after that came in vitro studies, on machines, and now it's in vivo. Or everything is now has to be tested on humans, for that kind of trust to be there. So all our products, so almost 25 of our products are all done, all clinical trials done on humans, in vivo studies done, in which we have records, that, and that's how we are kind of educating the people that, and we are also registered with CTRI. Very few companies are there, Wow. The CTRI is Clinical Trial Registry of India. So we are registered there. So you moved from testing it on your family to now actually testing it on everyone else. In a more technical way. This is very interesting. I think you have shown कि कैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस को, जिसको जो बहुत मॉडर्न ट्रेड हैवी है और जीटी हैवी है, उसको आप ऑनलाइन लेकर आए, ऑनलाइन ट्राई करते रहे, फिर नहीं चला, उसको आपने कैसे अडॉप्ट किया. आई थिंक इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, एंड आई रियली आई एम ग्रेट कि आज अपन बात कर सके. तो हिमांशु, आई थिंक इट वॉज सो ग्रेट टॉकिंग टू यू. आपकी जो जर्नी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम sitting at your father's shop when you were in 10th to now probably when your sons are thinking of joining your business, has been nothing short of a dream journey, I can say. The challenges that you faced, right? आपने सब कुछ अपने हाथ से किया है, सब कुछ अपने हाथ से बनाया है, सब कुछ आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, और आधा तो मैंने आपने अपने घर के पतीले में ही बना दिया. So ये सब कोई नहीं कर पाते. So I think I would like to really congratulate you on the journey that you have had. And thank you for sharing your valuable insights. It's been an honor talking to you. Thank you so much. Thank you. Can I just add one more thing? I mean, something which also helped me for the last 10 years, I think I'm an avid marathoner also. So I do full marathons, and not just in India, all over the world. So, did you do the recent Ladakh one? No, I just got injured. I have a meniscus injury, so I was to go for my New York also. I could not go. Ladakh also I registered, could not go. So I think that has given me a lot of sanity. Wow. That has given me a lot of peace, I mean, it's given me a lot of, I would say, lot of challenges which people go through, but I think it has given me that patience, it has given me that perseverance, it's given me that kind of a discipline and being consistent and persistent, so I think that's really helped me. I think जो अपने हेल्थ के साथ जुड़े रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं, उनकी लाइफ मच बेटर होती है और मच ईजियर भी होती है. आर्यनवेदा एक ऐसा ब्रांड है जो केमिकल इंजीनियरिंग और आयुर्वेदा दोनों को सीरियसली लेता है. आर्यनवेदा का सफ़र ये दिखाता है कि जब प्रोडक्ट और प्रोसेस पर कंसिस्टेंटली काम किया जाता है तो ग्रोथ नेचुरली फॉलो करती है.
ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये कहानी है लॉन्ग टर्म सोच और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन की। मैं हूँ कपिल थिरानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। थैंक यू।